हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इसके अधिवेशन। दोस्तों, आप जानते हैं कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी और इसका जो अंतिम अधिवेशन था ये हुआ था 1946 में। लेकिन इस दौरान जो इसके अलग अलग सत्र हुए, जो अलग अलग अधिवेशन हुए और कुछ बड़े निर्णय भी लिए गए थे आईएनसी के द्वारा, तो उनके बारे में अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी कि आपकी चाहे जीआईसी, जीडीसी, यूपी पीसीएस, खंड शिक्षा अधिकारी या यूपी ट्रिपल एससी, किसी भी लेवल की प्रतियोगी परीक्षा में अगर आप शामिल हो रहे हैं तो ये सारे बिंदु आपको रटे हुए होने चाहिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कैसे होती है और क्यों हुई थी। तो दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1985, ये डेट बिल्कुल रट के रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। 28 दिसंबर 1985 को कहाँ पर हुई थी? तो बम्बई, जिसे अब मुंबई कहते हैं, कि गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई थी। इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो एक रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी थे, इनका नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, AO ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। और ये जो INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी, तो इसका मुख्य उद्देश्य देश भर के जो राष्ट्रवादी नेता थे उनको एकजुट करना, ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीयों के हितों की रक्षा करना और एक ऐसा मंच तैयार करना था जहां शिक्षित भारतीय अपनी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को उठा सकें। ठीक है, तो इसके जो मुख्य कारण हैं उसमें पहली बात तो ये थी कि राजनीतिक चेतना को उत्पन्न करना, ताकि जो शिक्षित भारतीय हैं वो अपने राजनीतिक अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकें। दूसरी बात थी कि भारतीय नेताओं की मांग, भारतीय नेता एक ऐसे अखिल भारतीय संगठन की आवश्यकता महसूस कर रहे थे जो ब्रिटिश सरकार के सामने भारतीयों की समस्याओं को रख सके। वैसे कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि AO ह्यूम ने यहाँ पर एक चालाकी दिखाई थी। क्या हुआ था? आपको 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बारे में पता ही होगा। तो ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना का उपयोग भारतीयों के बढ़ते असंतोष को एक सुरक्षित चैनल प्रदान करने के लिए किया था, ताकि 1857 जैसी जो क्रांति हुई थी उस क्रांति जैसी कोई स्थिति और उत्पन्न ना होने पाए। देश के विभिन्न हिस्सों के लोगों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध बनाना और एकता को मजबूत करना। ठीक है, तो देखो 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में इसका पहला अधिवेशन भी हुआ था और इसके जो पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है, ध्यान देना कि शुरुआत में 72 प्रतिनिधियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। देश भर से 72 प्रतिनिधि आए थे इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है, एक और भी प्रश्न है जो कि अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, उसके बारे में भी ध्यान रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। ये अक्सर पूछा जाने वाला प्रश्न है और अगर नहीं भी पूछा जाता है तो भी आपको रट के रखना है कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी उसमें भारत का वायसराय था लॉर्ड डफरिन। ठीक है, रट के रखना है आपको। अब उस समय यानी कि प्रारंभिक नेतृत्व में कौन कौन से भारतीय नेता शामिल थे? तो ध्यान दीजिएगा कि दादा भाई नौरोजी शामिल थे। ठीक है, फिरोज शाह मेहता शामिल थे, बदरुद्दीन तैयब जी शामिल थे, WC बनर्जी शामिल थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र पंत, S सुब्रमण्यम अय्यर और अन्य लोगों के बीच बड़े पैमाने पर बॉम्बे और कलकत्ता से लोग सामने थे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को बढ़ावा देने की दिशा में एक प्रयास माना जाता है और सभी क्षेत्रों तक पहुंच के प्रयास में देश के विभिन्न हिस्सों में कांग्रेस के सत्र को घुमाने का निर्णय लिया गया। मतलब ये प्रयास किया गया कि इसके जो सत्र होंगे वो पूरे देश में आयोजित किए जाएंगे, ताकि जब कहीं पर कांग्रेस का सत्र आयोजित किया जाएगा तो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको भी ये बताया जा सके कि आपके बीच एक ऐसा संगठन है जो कि स्थानीय स्तर पर और भारतीयों के हित में काम कर रहा है और अपनी मांगें जो है वो ब्रिटिश सरकार के समक्ष रख रहा है। ठीक है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो प्रमुख उद्देश्य थे ये बिल्कुल आपको क्लियर हो चुके हैं। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, चलते हैं INC का जो पहला अधिवेशन हुआ था। तो ध्यान दीजिएगा कि जैसा कि मैंने आपको बताया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन होता है ये बम्बई में हुआ था, जो कि अब मुंबई कहा जाता है, 1885 में। अध्यक्षता किसने की थी ये जरूर रट के रखिएगा। अध्यक्षता की गई है WC बनर्जी के द्वारा। WC बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी
अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कि 1885 28 दिसंबर मतलब कि 1885 को समाप्त होने में यहाँ पर 3 दिन और बचे थे। तो 28 दिसंबर को ये बैठक हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गोपाल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई थी बम्बई में, और ह्यूम ने महासचिव के रूप में कार्यभार संभाला था। तो ध्यान दीजिएगा कि ए.ओ. ह्यूम इन्होंने महासचिव का पद ग्रहण किया था 1885 में जब आईएनसी की पहली बैठक हुई थी, और अध्यक्ष चुने गए थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, एक बात और भी जो कि अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि गोपाल कृष्ण गोखले ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। हालांकि गांधी जी की एंट्री अभी नहीं हुई है, आगे होगी तो मैं आपको बताऊंगा। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। ये आप थोड़ा सा समझ के रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन। ठीक है, तो जैसा कि आपने यहाँ पर देखा कि 1885 का जो पहला सत्र हुआ था ये कहाँ पर होता है, तो ये मुंबई में होता है। मुंबई तब बम्बई कहा जाता था। अब यहाँ पर देखिए जो दूसरा अधिवेशन होता है ये कहाँ पर होता है, तो दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में होता है दूसरा अधिवेशन। और 1886 में कहाँ पर हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। तो जैसा कि शुरू में मैंने आप लोगों से कहा था कि जो इसके अधिवेशन होंगे उनको पूरे देश में घुमाने का लक्ष्य रखा गया था, ताकि स्थानीय स्तर पर जागरूकता लाई जा सके, एकता को लाया जा सके, और ये भी पता चल सके कि जो ब्रिटिश सरकार है उसके खिलाफ क्या क्या प्रयास भारतीय स्तर पर किए जा रहे हैं। तो बम्बई के बाद अगले साल का जो अधिवेशन होता है ये कलकत्ता में होता है, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आता है आपका तीसरा अधिवेशन जो कि होता है 1887 में। आप देख रहे हैं यहाँ पर 85, 86 फिर 87 का अधिवेशन कहाँ पर होता है, तो मद्रास में होता है। और इस बार अध्यक्षता ये सौंपी गई सैयद बदरुद्दीन तैयब जी को। क्यों? क्योंकि दोस्तों मैसेज ये भी देना था कि जो ये आईएनसी है वो किसी एक जातिगत या संगठन की मतलब प्रॉपर्टी नहीं है, ये समस्त भारतीयों की और सभी धर्मों की, यानी कि इसमें जो सर्वधर्म संभाव है ये मैसेज देने का भी प्रयास किया गया था, जिसकी वजह से जो अध्यक्ष थे वो लगातार जो है अलग अलग यूनिटी से लिए जा रहे थे। ठीक है, तो 1887 में अध्यक्ष बनाए गए सैयद बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों चौथा अधिवेशन होता है कब, 1888 में। कहाँ पर हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था। तो 1888 में इलाहाबाद में जो सत्र आयोजित किया गया था आईएनसी का, इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूल ने की थी। ये पहले अंग्रेज अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आता है आपका 1896 का कलकत्ता अधिवेशन। तो 1896 आ रहा है और इस बार अध्यक्ष कौन है, तो रहमतुल्लाह सयानी है। दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को आईएनसी की सिर्फ वही बैठकें बता रहा हूँ जो कि एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, और सेशन को सारगर्भित और संक्षिप्त रखने का प्रयास है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं 1896 के बारे में। ये अधिवेशन होता है कहाँ पर, कलकत्ता में, और अध्यक्ष बनाए गए हैं रहमतुल्लाह सयानी। ओके, अब ये जो सेशन है इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि दोस्तों इसी सेशन में, यानी कि 1896 का जो कलकत्ता में सेशन हुआ था, इसी सेशन में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सेशन, इसको आप याद रखेंगे, एग्जाम में कई बार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर दोस्तों बात करेंगे 1899 के सत्र के बारे में जो कि आयोजित हुआ था लखनऊ में, और इसकी अध्यक्षता रमेश चंद्र दत्त ने की थी। किसने की थी, रमेश चंद्र दत्त ने। तो ये जो अधिवेशन हुआ था 1899 वाला लखनऊ में, तो भू राजस्व के अस्थायी निर्धारण की इसमें मांग रखी गई थी। ओके, फिर 1901 का अधिवेशन कलकत्ता में होता है। अध्यक्ष रखे गए दिनसा ई वाचा। दिनसा ई वाचा जो है इन्होंने अध्यक्षता की थी 1901 का जो कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था। तो ध्यान दीजिए, अब यहीं पर गांधी जी की एंट्री हो रही है। पहली बार गांधी जी कांग्रेस के मंच पर यहीं पर दिखाई देते हैं। ठीक है, ध्यान देना इसको। फिर इसके बाद 1905 का जो बनारस अधिवेशन होता है। अब देखो यहाँ पर बात हो रही है 1905 के बनारस अधिवेशन के बारे में। 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ बनारस वाराणसी में, तो गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता यहाँ पर हुई थी। अध्यक्ष कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो बंगाल के विभाजन की पृष्ठभूमि में आयोजित इस अधिवेशन में विभाजन की औपचारिक रूप से निंदा की गई थी और स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया गया, जो ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध राष्ट्रवादी भावना में वृद्धि का प्रतीक था। ठीक है, तो ध्यान देना कि अध्यक्ष कौन है, गोपाल कृष्ण गोखले हैं। सरकार के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई थी। ठीक है, और प्रमुख मुद्दा रहा था बंगाल के विभाजन का कड़ा विरोध। जुलाई 1905 में ये अधिवेशन हुआ था। ठीक
ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों आता है आपका 1906 का कलकत्ता अधिवेशन। 1906 में कलकत्ता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसकी अध्यक्षता की गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ठीक है, यह अधिवेशन स्वराज यानी कि स्वशासन, स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा के 4 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को अपनाने के लिए किया जाना जाता है, जो बंगाल के 1905 के विभाजन का मुकाबला करने के लिए उग्रवादी गुट से काफ़ी प्रभावित था। तो 1906 के सत्र के जो मुख्य विवरण हैं वो इस प्रकार से हैं कि अध्यक्षता जो है वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। ठीक है, स्थान कोलकाता है और 4 प्रमुख प्रस्ताव क्या थे? कांग्रेस ने स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा के लिए प्रस्ताव यहाँ पर पारित किए थे, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। बाल गंगाधर तिलक जैसे नेताओं के नेतृत्व में उग्रवादियों ने इस कट्टरपंथी तरीकों को आगे बढ़ाया, जबकि उदारवादियों ने तत्काल विभाजन को रोकने के समझौते के साथ उन्हें स्वीकार कर लिया, जिसे अंततः 1907 के सूरत अधिवेशन तक डाल दिया गया था। अब इसके बाद आता है आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन, वर्ष 1907 का सूरत अधिवेशन, और इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं कौन? रास बिहारी घोष कर रहे हैं। ठीक है, अब ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कांग्रेस का इसी सेशन में विभाजन हुआ था। नरमपंथी और गरमपंथी, ये 2 दल यहाँ पर बन गए थे, नरमपंथी और गरमपंथी। इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको बताना चाहूँगा क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आप इसको ठीक से समझ लें। अब देखो, बात ये थी कि सूरत में आयोजित 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन को सूरत विभाजन के लिए जाना जाता है, जिसमें पार्टी नरमपंथी और उग्रवादी गुटों में विभाजित हो गई थी। संवैधानिक तरीकों बनाम बहिष्कार जैसे कट्टरपंथी उपायों को लेकर वैचारिक मतभेदों के कारण हुए इस अधिवेशन में उग्रवादियों ने लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाने का प्रयास किया, जबकि जो नरमपंथी थे वो रास बिहारी घोष को अध्यक्ष पद उन्होंने दिलाया। तो यहाँ पर देखिए बात ये होती है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC 2 गुटों में बट जाती है। नरमपंथी गोपाल कृष्ण गोखले के नेतृत्व में थे और जो उग्रवादी यानी कट्टरपंथी थे वो बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में थे। ठीक है, और यह सत्र सूरत में आयोजित किया गया। अध्यक्षता किसने की है? मैं बार बार बता रहा हूँ, इसको रट के रखिएगा, रास बिहारी घोष ने। यहाँ पर जो असहमति के कारण थे वो क्या थे? चरमपंथियों की मांग ये थी कि वे लाला लाजपत राय या बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष बनाने के लिए, प्रेसिडेंट बनाने के लिए नामित करना चाहते थे और स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलनों के विस्तार सहित एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन के लिए दबाव डाल रहे थे। जबकि जो उदारवादी थे उनका रुख अलग था। तो उदारवादियों ने क्या कहा कि मौजूदा अधिक उदार दृष्टिकोण को बनाए रखने का समर्थन किया और ब्रिटिश प्रतिक्रिया के डर से, मतलब इसमें जो ब्रिटिश सरकार थी वो कोई कड़ा कदम उठा सकती है, तो इस डर से तीव्र आमूलचूल परिवर्तन के दबाव और बहिष्कार को सीमित करने का विरोध किया। परिणाम क्या होता है दोस्तों कि जो प्रेसिडेंट पद के उम्मीदवार और तरीकों को लेकर तीव्र असहमति के कारण सत्र व्यवधान में समाप्त हुआ, मतलब सत्र जो है ये स्थगित हो गया और इसके बाद कांग्रेस अस्थायी रूप से कमज़ोर हो गई। ब्रिटिश सरकार को लाभ उठाने का अवसर मिला। प्रभाव क्या बना कि इस विभाजन ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की दिशा को काफ़ी हद तक बदल दिया, जिससे भारतीय मोर्चे की ताकत अस्थायी रूप से कम हो गई और सरकार द्वारा चरमपंथी नेताओं का दमन बढ़ गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चलते हैं 1910 में। 1910 का ये अधिवेशन दोस्तों होता है इलाहाबाद में, जिसे अब आप प्रयागराज के नाम से जानते हैं। अध्यक्षता की गई है सर विलियम वेडरबर्न के द्वारा। अध्यक्ष कौन है? सर विलियम वेडरबर्न हैं। अब यहाँ पर देखिए मोहम्मद अली जिन्ना ने 1909 के अधिनियम द्वारा शुरू की गई पृथक निर्वाचन प्रणाली की निंदा की है। ठीक है, आगे चलकर यही जो है भारत विभाजन के लिए सबसे ज़्यादा संघर्ष किए हैं और हालांकि 1909 तक इनकी विचारधारा अलग थी। हिंदू मुस्लिम एकता इनके लिए सबसे बड़ी बात थी और 1909 में आपको पता होगा कि 1909 का जो एक अधिनियम आया था जिसे मार्ले मिंटो एक्ट के नाम से आप लोग जानते हैं, तो उसमें जो पृथक निर्वाचन के बारे में बात कही गई थी, तो यहाँ मोहम्मद अली जिन्ना उसका विरोध कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों 1911 का अधिवेशन फिर से कलकत्ता में होता है और इस बार अध्यक्ष कौन है? BN धर हैं। ठीक है, ये अधिवेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि कांग्रेस अधिवेशन में यानी कि 1911 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ है, तो इसी अधिवेशन में पहली बार जन गण मन को गाया गया था। ठीक है, और इसके बाद चलते हैं वर्ष 1915 के बॉम्बे अधिवेशन पर। तो देखो दोस्तों 1915 का जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है कहाँ पर होता है? बम्बई में होता है और अब अध्यक्षता कर रहे हैं कौन? सर SP सिन्हा। चरमपंथी समूह के प्रतिनिधियों को स्वीकार करने के लिए कांग्रेस के संविधान में बदलाव किया गया
ताकि जो चरमपंथी थे वो भी कांग्रेस में आ सकें, क्योंकि बड़े बड़े नेता थे और उनको बाहर रखना उचित नहीं था। इसके बाद 1916 का अधिवेशन जो कि लखनऊ में हुआ था कांग्रेस का, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। AC मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी। कांग्रेस के दो गुटों नरमपंथियों और अतिवादियों के बीच यहाँ पर एकता स्थापित की गई थी। तो ये बहुत ही ज़रूरी तथ्य है, इसको रट के रखिएगा आप लोग। और देखो, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक सहमति बनाने के लिए लखनऊ पैक्ट पर यहीं पर हस्ताक्षर भी किए गए थे। ओके, इसके बाद दोस्तों बात करते हैं 1917 का कलकत्ता अधिवेशन। इस बार अध्यक्षता जो है कौन कर रही हैं, तो एनी बेसेंट। ठीक है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष हैं ये एनी बेसेंट, ये रट के रखिएगा। 1917 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसमें कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं एनी बेसेंट। और इसके बाद वर्ष 1918 का जो विशेष सत्र हुआ था, कहाँ पर हुआ था, बॉम्बे में हुआ था, और अध्यक्षता सैयद हसन इमाम के द्वारा की गई है। इस सत्र को विवादास्पद मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना के संबंध में बुलाया गया था और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, सैयद हसन इमाम कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों होता है वर्ष 1919 का अमृतसर अधिवेशन। अब अमृतसर अधिवेशन ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको पता है कि मोतीलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन को इसमें समर्थन दिया था। और इसके बाद वर्ष 1920 में एक विशेष सत्र आयोजित किया जाता है, कहाँ पर, कलकत्ता में, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। ठीक है, महात्मा गांधी ने असहयोग संकल्प को इसमें आगे बढ़ाया था। और 1920 का जो नागपुर अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता सी विजय राघवाचार्य ने की थी। क्या नाम था, सी विजय राघवाचार्य। भाषाई आधार पर कांग्रेस की कार्य समितियों का पुनर्गठन इसमें किया गया था। और अब चलते हैं वर्ष 1922 का अधिवेशन, जो कि कहाँ पर हुआ था, गया बिहार में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता की थी CR दास ने। CR दास और अन्य नेता INC से अलग हो गए और स्वराज पार्टी का गठन होता है। अब ऐसा हुआ क्यों, देखो दोस्तों, क्या हुआ था, दिसंबर 1922 में बिहार के गया में चितरंजन दास यानी कि CR दास की अध्यक्षता में ये जो सत्र था आयोजित किया गया था। असहयोग आंदोलन के स्थगित होने के बाद इस अधिवेशन में अपरिवर्तनवादी यानी कि बहिष्कार का समर्थन करने वाले और परिवर्तनवादी यानी कि परिषद में प्रवेश का समर्थन करने वाले गुटों के बीच एक बड़ा वैचारिक विभाजन हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। तो अध्यक्ष बने थे चितरंजन दास और यह घटना फरवरी 1922। अब ध्यान देना कि ये जो बैठक हो रही है दिसंबर 1922 में हो रही है। ठीक है, दिसंबर 1922 में। और इसके पहले आपको याद होगा कि चौरी चौरा कांड हो चुका है फरवरी 1922 में, उसके बाद ये बैठक हो रही है। तो क्या होता है कि ध्यान दीजिएगा कि फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन के समाप्त होने के बाद यह बैठक जो थी हुई थी। सरकार द्वारा गठित विधान परिषदों का बहिष्कार जारी रखने या उसमें प्रवेश करके भीतर से ही लड़ाई लड़ने को लेकर इसमें बहस हुई थी। और यहीं पर दोस्तों कांग्रेस से CR दास और मोतीलाल नेहरू अलग हो जाते हैं, इस्तीफा दे देते हैं, और फिर जो है कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी यानी कि स्वराज पार्टी की यहीं पर गठन किया जाता है, स्थापना की जाती है। यह सत्र दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसने पहले बड़े राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन की समाप्ति के बाद भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की भविष्य की दिशा को लेकर गहराते आंतरिक संघर्ष को उजागर किया था। इसके बाद दोस्तों सीधे चलते हैं 1924 में। अब यहाँ पर बेलगाम का सत्र है और पहली बार और एकमात्र ऐसा सत्र है जिसमें महात्मा गांधी ने कांग्रेस सेशन की अध्यक्षता की है। MK गांधी इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। महात्मा गांधी की अध्यक्षता में आयोजित केवल एकमात्र यह सत्र है बेलगाम, और इसीलिए ये एग्जाम में कई बार पूछा भी जाता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 1925 के कानपुर अधिवेशन के बारे में। तो कांग्रेस का यह अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी। ध्यान दीजिएगा, इसके पहले मैंने आपको बताया था कि 1917 में जो अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, उसकी पहली बार अध्यक्षता किसी महिला ने की थी। वो कौन थी, तो एनी बेसेंट थी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। और इसके बाद पहली भारतीय महिला कौन बनी है, तो देखो दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है सरोजिनी नायडू के बारे में। तो 1925 में कानपुर का जो सत्र हुआ था उसमें अध्यक्षता की गई सरोजिनी नायडू के द्वारा, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी है। तो ये भी आपको रट के रखना है। इसके बाद 1927 का अधिवेशन मद्रास में आयोजित किया गया था, जिसके अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर MA अंसारी। चीन, ईरान और मेसोपोटामिया में भारतीयों को इस्तेमाल किए जाने के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया। नेक्स्ट आपका है साइमन कमीशन के बहिष्कार के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया गया था और पूर्ण स्वराज पर संकल्प को अपनाया गया था। तो ये सत्र काफ़ी इंपॉर्टेंट था 1927 वाला। और इसके बाद 1928 का अधिवेशन कलकत्ता में फिर से होता है, जिसके अध्यक्ष चुने गए मोतीलाल नेहरू। ठीक है,
और अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का इसमें गठन होता है। वर्ष 1929 लाहौर अधिवेशन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। पूर्ण स्वराज पर प्रस्ताव पारित किया गया था। कब? वर्ष 1929 में। पूर्ण स्वतंत्रता के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई थी। वर्ष 1929 लाहौर अधिवेशन। अध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू हैं। अब दोस्तों वर्ष 1931 का जो कराची अधिवेशन हो रहा है आईएनसी का, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? तो वल्लभ भाई पटेल कर रहे हैं। इस अधिवेशन के अंतर्गत मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प पारित किया गया। गांधी इरविन समझौते का समर्थन किया गया और महात्मा गांधी लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामांकित किए गए। ठीक है, ये था वर्ष 1931 का कराची अधिवेशन। इसके बाद 1934 का बॉम्बे अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष बनाए गए राजेंद्र प्रसाद। कांग्रेस के संविधान में यहीं पर संशोधन किया गया था। और 1936 में क्या होता है? लखनऊ अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा समाजवादी विचारों को प्रोत्साहन दिया गया था। 1936 के लखनऊ अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा समाजवादी विचारों को प्रोत्साहन दिया गया था। इसके बाद दोस्तों 1937 का अधिवेशन होता है फैजपुर में, जिसकी अध्यक्षता फिर से जवाहरलाल नेहरू कर रहे हैं। और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि किसी गांव में होने वाला यह पहला अधिवेशन था। वर्ष 1938 का अधिवेशन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। हरिपुरा अधिवेशन के नाम से इसे जाना जाता है, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना इसी में की गई थी। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना हुई 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में। और इसके बाद वर्ष 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन आता है। ये काफ़ी विवादास्पद रहा था। इसमें एग्जैक्टली हुआ ये था कि सुभाष चंद्र बोस को फिर से अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन गांधी जी ने जब देखा कि उनका समर्थन, सुभाष चंद्र बोस जी को लगा कि गांधी जी का समर्थन उनको नहीं मिल रहा है, तो उन्हें जो है वो इस्तीफा दे दिए और अब अध्यक्ष चुने गए थे कौन? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने इसी के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ठीक है, अब दोस्तों आता है 1940 का अधिवेशन, जो कि हुआ था रामगढ़ में, और अध्यक्ष कौन बनाए गए? अबुल कलाम आज़ाद। अब ध्यान देना यहाँ पर कि 1940 के बाद 1941 से लेकर 1945 तक कांग्रेस का कोई भी अधिवेशन आयोजित नहीं किया गया था। ठीक है, 1941 से लेकर 45 के बीच में कांग्रेस का कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ था। कारण ये था कि ये जो टाइम है बहुत ही सेंसिटिव है और 1941 से 45 के बीच में भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया गया था। IIN म्यूटिनी और INA द्वारा प्रभावित रहा था यह समय। क्रिप्स मिशन, वेबल योजना, कैबिनेट मिशन जैसी संवैधानिक वार्ताओं का यह चरण था, जिसकी वजह से कांग्रेस का कोई भी अधिवेशन नहीं हो सका। इसके बाद डायरेक्टली दोस्तों 1946 में एक अधिवेशन आयोजित किया गया था मेरठ में। आज़ादी के पहले का यह अंतिम आपका अधिवेशन है, जो कि 1946 में मेरठ में आयोजित किया गया और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे JB कृपलानी। ठीक है, आज़ादी से पहले का यह आखिरी सत्र है। और ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि JB कृपलानी स्वतंत्रता के समय INC के अध्यक्ष थे। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अब कुछ प्रश्न हैं जिनको आप देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि INC का 1907 का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? ठीक है, तो देखो दोस्तों, ये सूरत में हुआ था, आपको पता ही है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी घोष ने की थी। सूरत विभाजन कब हुआ था? 1907 में हुआ था। नरम दल गरम दल में कांग्रेस का विभाजन। और नरम दल गरम दल फिर से एक कब होते हैं? 1916 में होते हैं, लखनऊ अधिवेशन के दौरान, जिसकी अध्यक्षता AC मजुमदार ने की थी। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए कि जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में राष्ट्रीय योजना समिति, अभी मैंने आपको बताया जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में राष्ट्रीय योजना समिति नेशनल प्लानिंग कमेटी की स्थापना INC के किस अधिवेशन में की गई थी? अब आप यहाँ पर इसका उत्तर दीजिए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है इसके बारे में, और इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? देखो, इसका विकल्प C सही होगा। 1938 का हरिपुरा अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। भारत की आर्थिक दशा सुधारने के लिए यह योजना प्रस्तुत की गई थी। ओके, अगला क्वेश्चन है, बताइए कि INC अधिवेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? देखो, भारतीय शब्द नहीं है, तो इसका जो उत्तर बनेगा वो एनी बेसेंट बनेगा। विकल्प A आपका इसमें करेक्ट है। और ये जो अध्यक्षता की गई थी एनी बेसेंट के द्वारा, ये कलकत्ता अधिवेशन, जो कि हुआ था कब? 1917 में हुआ था। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी सरोजिनी नायडू 1925 के कानपुर अधिवेशन में। ये दोनों रट के रखना है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बताइए कि
जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो किसने उसका विरोध किया और बनारस के राजा शिव प्रसाद के साथ उसके काट के लिए आंदोलन संगठित किया था? ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो किसने उसका विरोध किया और बनारस के राजा शिव प्रसाद के साथ उसके काट के लिए आंदोलन संगठित किया था? तो दोस्तों इसका जो उत्तर होगा वो रहेगा सैयद अहमद खां। ठीक है, तो इसका जो विकल्प सी है ये करेक्ट है। थोड़ा सा पृष्ठभूमि जान लेते हैं कि सैयद अहमद खां ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी गठन का विरोध किया था, क्योंकि उनका मानना था कि हिंदू बहुसंख्यक हितों का प्रतिनिधित्व करती है ये आईएनसी और संभावित रूप से मुसलमानों को अलग थलग कर सकती है। उन्होंने बनारस के राजा शिव प्रसाद के साथ मिलकर एक प्रति आंदोलन का आयोजन किया, जिसमें मुसलमानों को ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी बनाए रखने और राजनीतिक टकराव से बचने की आवश्यकता पर बल दिया। इसके परिणाम स्वरूप अंततः पृथक मुस्लिम राजनीतिक संगठनों का गठन हुआ, जिसमें भारत में राष्ट्रवादी आंदोलनों में विचलन उत्पन्न हुआ। संगठन का नाम था यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो आपको याद होगा कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, विकल्प डी करेक्ट होगा, और 31 दिसंबर 1929 को यह आयोजित किया गया था। जवाहरलाल नेहरू दिसंबर 1929 में लाहौर शहर में अपने वार्षिक अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। 26 जनवरी 1930 को एक सार्वजनिक घोषणा की गई थी, एक दिन जिसे कांग्रेस पार्टी ने भारतीयों से स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का आग्रह किया था। यहीं पर महात्मा गांधी का सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया गया था। ओके, अगला क्वेश्चन है स्वराज शब्द पहली बार दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के किस सत्र में प्रयोग किया था? तो दोस्तों स्वराज शब्द दादा भाई नौरोजी ने यहाँ पर देखिए 1904 का बॉम्बे, 6 कलकत्ता अधिवेशन, 7 सूरत अधिवेशन। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल स्पष्ट है कि स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग दादा भाई नौरोजी ने 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में किया था। विकल्प बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लखनऊ के संयुक्त कांग्रेस अधिवेशन के समय कौन अध्यक्ष था? लखनऊ का जो ज्वाइंट कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उस समय अध्यक्ष कौन था? अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन एक महत्वपूर्ण घटना थी, जहां कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष संयुक्त राजनीतिक मांगें प्रस्तुत की थी। दो महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए, कांग्रेस गुटों का पुनर्मिलन और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के साथ राजनीतिक गठबंधन, जिसे लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है। कांग्रेस गुटों का पुनर्मिलन मतलब इसमें नरम दल और गरम दल जो थे वो फिर एक हो गए थे। ठीक है, और मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में हुई थी, ढाका में हुई थी, ये तो आपको पता ही है। सुभाष चंद्र बोस किस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे? तो दोस्तों 1938 में, जो कि हरिपुरा में हुआ था। त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता भी उन्होंने जीती थी, समर्थन मिला था उनको, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, ये तो आप जानते ही हैं। इसके बाद आता है आपकी महात्मा गांधी ने केवल एक आईएनसी अधिवेशन की अध्यक्षता की है। तो मैंने बताया था ये बेलगाम अधिवेशन जो कि हुआ था 1924 में, ये भी रट के रखिएगा आप लोग। आईएनसी के किस सेशन में जलियांवाला बाग हत्याकांड की निंदा की गई थी? तो दोस्तों ये जो सेशन हुआ था 1919 का अमृतसर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, और ये आईएनसी का 34वां अधिवेशन था, ये रट के रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि भारत के स्वतंत्रता के समय कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो मैंने आपको बताया था जेबी कृपलानी इसका उत्तर होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, और 1885 से लेकर, ठीक है, 1947 के बीच उत्तर प्रदेश में कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन आयोजित हुए थे? तो दोस्तों 9 बार हुए थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए लखनऊ में 3 अधिवेशन होते हैं लखनऊ में। कौन कौन से? 1899, 1936 और 1916। कानपुर में केवल एक अधिवेशन होता है 1925 वाला। इसके बाद इलाहाबाद में देखेंगे आप तो 3 होता है यहाँ पर, 1892, 1888 और 1910 वाला। बनारस में केवल एक 1905 और मेरठ में केवल एक। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि सर्वाधिक जो अधिवेशन हुए हैं लखनऊ और इलाहाबाद में हुए हैं, 3-3 बार हुए दोनों जगहों पर। ठीक है, इसको रट के देखिएगा और सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा, और इसी प्रकार से अगर आप जीएस की पूरी क्लास करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके रखिएगा। पेड ग्रुप में अगर आना चाहते हैं जहाँ पर ये पीडीएफ वगैरह आपको शेयर की जाती है तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। थैंक यू।